तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अब जल्दी से। कंटेंट्स हम लोग फटाक से देख लेते हैं। राजस्थानी, पहाड़ी, मुगल, डेक्कन, बंगाल सब हो चुका है। लास्ट चल रहा है आज से मॉडर्न ट्रेंड इन इंडियन आर्ट। तो मॉडर्न ट्रेंड इन इंडियन आर्ट में हम लोग सबसे पहले शॉर्ट नोट देख लेंगे, क्योंकि ओरिजिन एंड डेवलपमेंट तो हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन शॉर्ट नोट हमें जानकारी होना चाहिए क्योंकि इसकी अप्रिशिएशन के बारे में पढ़ना है हमें, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या है। आफ्टर लर्निंग द टेक्निक्स ऑफ आर्ट इन यूरोप, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हैड स्प्रेड इफेक्ट्स ऑफ न्यू एक्सपेरिमेंट्स। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर बाहर गए थे यूरोप में, और वहाँ से उन्होंने बहुत ही अच्छे से टेक्निक्स वगैरह सीख के यहाँ पे आए इंडिया में, और उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करके वो पूरा टेक्निक जो सीखे थे वहाँ पे वो इंडिया में स्प्रेड किया इन्होंने इन न्यू स्टाइल, न्यू तरीके से। आर्टिस्ट स्टार्टेड पेंटिंग फॉर हिज प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन एंड डिड नॉट केयर फॉर अदर लाइकनेस। और उसके बाद क्या हुआ कि न्यू टेक्निक सीखने के बाद आर्टिस्ट भी बिल्कुल फ्री हो गए यहाँ पे, और वो अपने मन से आर्ट करते थे, पेंटिंग करते थे, किसी का प्रेशर नहीं होता था उन पे, और इसके कारण वो बहुत ज़्यादा अच्छी पेंटिंग करने लगे। वो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए पेंटिंग करते थे, अपने प्लेजर के लिए पेंटिंग करते थे, जिसके कारण वो और भी ज़्यादा इमेजिन करके अपने इमेजिनेशन पावर से वो और अच्छी अच्छी पेंटिंग्स करने लगे थे विद द हेल्प ऑफ न्यू स्टाइल्स एंड टेक्निक्स। They lay stress on impressionism, in which they gave new metaphysical shape to their painting objects by their own typical imagination for having a sense entirety। तो मैंने अभी एक्सप्लेन कर ही दिया आपको कि क्योंकि वो किसी के प्रेशर में नहीं थे, तो यही अंतर होता है आपको प्रेशर और पैशन में। अगर आप कोई भी काम करो, मैं यहाँ पे जनरल एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ, कोई भी आप काम करो, अगर आपको उसमें पैशन है, आपको पसंद है, आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसमें, आप कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई काम प्रेशर में करते हो, किसी के प्रेशर में कर रहे हो कोई काम, तो आप उसमें सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे, उसमें आपको कोई खुशी नहीं मिलेगी, कोई प्लेजर नहीं होगा, कोई मतलब ठीक नहीं होगा। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि अपने कैरियर को भी चुने तो अपने पैशन के हिसाब से चुने। आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस चीज़ में अपना कैरियर बनाएं, तो आप उसमें सेटिस्फैक्शन के साथ काम करोगे और बहुत ज़्यादा आगे भी चले जाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं कैरियर की बात तो खैर नहीं कर रहा हूँ। तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि आर्टिस्ट क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा इनोवेटिव तरीके से सोचने लगे और इमेजिन करके बनाने लगे, पेंटिंग करने लगे, जिससे कि उन्हें सेटिस्फैक्शन मिलने लगा, प्लेजर मिलने लगा, और वो और ज़्यादा ग्रो करने लगे, ठीक है। इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। नेक्स्ट आता है, द मूवमेंट ऑफ मॉडर्न पेंटिंग वाज ओरिजिनेटेड इन बॉम्बे एंड वाज फ्लोरिश्ड इन द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया विद चंडीगढ़ इन पंजाब एज मोस्ट पावरफुल सेंटर ऑफ आर्किटेक्चर विद प्योरिटी ऑफ फॉर्म ऑफ टेक्सचरल जक्सटापोजिशन इन 19th सेंचुरी, ठीक है। मतलब कि जो मॉडर्न ट्रेंड इन इंडियन आर्ट है, उसका स्टार्टेड जो हुआ था, उसका ओरिजिनेशन हुआ था वो बॉम्बे से हुआ था, ठीक है। और वहाँ से वो धीरे धीरे पूरे पार्ट में इंडिया के हर जगह पे फ्लोरिश कर गया। खासकर ये पंजाब और चंडीगढ़ है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था, क्योंकि वहाँ पे आर्किटेक्चर का हब था। The 19th century two factors resulted in the birth of new concept of paintings, this invention of photography and the advancement of color science of impressionism। मतलब कि 19th सेंचुरी में आपको बहुत ही ज़्यादा ये भी हो गया था, डेवलपमेंट हो गया था साइंस का भी, और फोटोग्राफी भी उस समय आ गई थी, कैमराज वगैरह आ गए थे, तो फोटोग्राफी होती थी। उस हिसाब से बहुत सारे और भी अच्छा इस को आर्टिस्ट लोगों को एक मिलता था कि आप पेंट कर सकते हो, कोई चीज़ देख के कुछ इंस्पायर कर सकते हो आप। तो ये भी एक अच्छा सा वहाँ पे डेवलपमेंट आ गया था। और साइंस का डेवलपमेंट ये था पेंटिंग में कि बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन के ऑप्शन मिल गए थे, कलर टूल्स किट के ऑप्शन आ गए थे, जिससे कि आर्टिस्ट अच्छी तरीके से और ड्रॉ कर सकते थे। तो ये दो मेजर चेंजेस था, ये मेजर डेवलपमेंट था, जिसके कारण और भी ज़्यादा डेवलप कर गया आपका मॉडर्न ट्रेंड इन इंडियन आर्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, वो है एक्सप्लेन अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्टिस्ट टुवर्ड द नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और हर बार ही आया हुआ है, ये एक साल रिपीट करता है, कभी हमेशा भी आ जाता है, और ये बहुत ही बड़ा है। आपको इसमें लिखना होगा, क्योंकि 6 मार्क्स में ये आएगा, 5 मार्क्स में आएगा, 5 मार्क्स में, ठीक है। तो इसके लिए आपको लिखना होगा, 300 वर्ड में कभी कभी लिखना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने हालांकि बहुत ज़्यादा पॉइंट्स को, जो एकदम एग्जैक्ट पॉइंट्स हैं, सही है, उन्हीं को मैंने यहाँ रखा है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स को मैंने हटा भी दिया है। तो देख लेते हैं, चलिए। एज द ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ इंडियन क्लासिकल art was about to be wiped out with the advent of Muslim rule in Middle Ages. In the same way, Indian classical art of Rajasthani, Mughal and Pahari miniature painting was about to meet the same fate with the establishment of British rule after the mutiny of 1857. कहने का मतलब ये है कि इंडिया का ग्लोरियस पास्ट हमेशा से रहा है और ट्रेडिशन ये आप सभी को पता है, लेकिन इतने सारे इन्वेडर्स आए और इंडिया में रूल किया, और इतने सारे लूट खसोट यहाँ पे की गई इंडिया में, कि बहुत सारा यहाँ पे ट्रेडिशनल कल्चरल या फिर हमारे फाइन आर्ट पेंटिंग को भी बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ, बहुत तरीके से एक वाइप आउट कर दिया गया था, बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया गया था। मिडिल एजेस में मुस्लिम रूल आई, मुगल्स आए, औरंगजेब ने पूरा फाइन आर्ट को तबाह कर दिया, कोई फाइन आर्ट नहीं थी उस टाइम पे, सब डूब गई थी। फिर धीरे धीरे स्टार्ट हुई फाइन आर्ट, जैसे कि पहाड़ी, राजस्थानी, और हम लोग पढ़ चुके हैं
ये सब पेंटिंग्स भी धीरे धीरे डेवलपमेंट में आई। तो जैसे ही ये डेवलपमेंट में आई उसके बाद आपका ब्रिटिश रूल आ गया, एंड ब्रिटिश रूल भी फिर यही करने जा रहा था और यही लगभग कर दिया। इन्होंने भी हमारे आर्ट को बिल्कुल डैमेज कर दिया। फिर क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रेम्ड द सिलेबस ऑफ द इंडियन स्कूल्स कीपिंग इन माइंड प्लान एंड सिस्टमेटिक प्रोपेगेंडा। ब्रिटिश यहाँ पे आई और इन्होंने तबाह कर दिया, और इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक रूल फ्रेम की और उन्होंने एक प्रोपेगेंडा चलाया। अब देखिए कैसा प्रोपेगेंडा चलाया। ब्रिटिश ट्राइड टू प्रूव दैट इंडिया हैड नो वर्थ वाइल ट्रेडिशनल फाइन आर्ट्स एंड इंडियंस वेर इनकेपेबल ऑफ लर्निंग इट। ब्रिटिश ने ये प्रूव किया, ये ट्राई किया, प्रूव करने का कोशिश की ब्रिटिश ने कि इंडिया के पास कोई ट्रेडिशनल फाइन आर्ट नहीं है, मतलब कि इंडिया का कोई हिस्ट्री नहीं है फाइन आर्ट का, और ना ही इंडियंस चाहते हैं लर्न करना, वे लोग इनकैपेबल हैं। मतलब इंडियंस को ब्रिटिश ने ये ट्राई किया कि इंडियंस को कुछ नहीं आता है, ये नहीं सीखना चाहते हैं, इनका कोई हिस्ट्री नहीं है फाइन आर्ट्स का, ऐसा इन्होंने प्रचार कराया, प्रोपेगेंडा चलाया। उसके बाद क्या हुआ, दे डिड देयर बेस्ट टू इस्टेब्लिश द सुपीरियरिटी ऑफ वेस्टर्न आर्ट एंड कल्चर ओवर द इंडियंस। ब्रिटिश ने बहुत ही ट्राई किया और कोशिश किया और पूरा ये अपना बेस्ट दिया, जिससे वो अपना सुपीरियरिटी करना चाहते थे वेस्टर्न आर्ट और कल्चर को इंडियंस के। तो ब्रिटिश ने भी वही आर्ट को पूरा फ्लोरिश करना चाहा, सुपीरियरिटी दिखाना चाहा, और यहाँ पे इंडिया में बहुत कोशिश की उन्होंने। उसके बाद क्या हुआ, द वर्ल्ड ऑफ इंडियन आर्ट वॉज कन्फ्यूज एंड सफर्ड फ्रॉम द इन्फीरियरिटी इन कंपेरिजन टू द न्यू जनरेशन ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग इंडियंस। इंडियन आर्ट बहुत ही कन्फ्यूज स्थिति में हो गया था, यहाँ पे इन्फीरियरिटी महसूस कर रहा था इंडियन आर्ट को, क्योंकि कोई यहाँ पे देने वाला नहीं था ना। ब्रिटिश तो अपने ही चला रहे थे राज, इंडियन आर्ट को कोई सपोर्ट नहीं मिला था, कैसे वो ग्रो करे, कैसे डेवलप करे। और इंडियन स्पीकिंग इंग्लिश यहाँ पे कम थे, इंडिया में लोग इंग्लिश बहुत कम बोलते थे उस टाइम, बहुत ही कम, और ये और ज़्यादा इन्फीरियर शो कराने लगा, ठीक है ना। एट दैट टाइम बंगाल मूवमेंट ब्रॉट ए न्यू अवेयरनेस इन द इंडियन माइंड्स, एंड उसके बाद क्या हुआ, उसी समय बंगाल मूवमेंट हुआ और बहुत ही बड़ा एक अवेयरनेस इंडियन के माइंड्स में लाया गया। और इनका पूरा श्रेय जाता है रविंद्रनाथ टैगोर और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनका नाम हमने बंगाल स्कूल में लिया था और देखा था उनके बारे में। वो सब लोग मिल के अवेयरनेस चलाया, एक डेवलपमेंट स्टार्ट किया बंगाल स्कूल से लेके, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। फॉर इनकरेजिंग द नेशनल फ्रीडम मूवमेंट द एक्सपोनेंट ऑफ बंगाल स्कूल सेलेक्टेड क्लासिक माइथोलॉजी एंड इंडियन हिस्ट्री फॉर देयर पेंटिंग। नेशनल मूवमेंट को इनकरेज करने के लिए बंगाल स्कूल ने क्या किया कि अपने हिस्ट्री को, अपने माइथोलॉजिकल को, अपने ट्रेडिशनल को उन्होंने क्या किया, लिया, उठाया, और न्यू टेक्निक्स से, जैसे कि हमने बंगाल में ही पढ़ा था, न्यू टेक्निक्स थी, लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट था, हमारा जो थीम था, वो इंडियन क्लासिकल थीम था, माइथोलॉजी था, इंडियन ट्रेडिशनल थीम था। इससे बंगाल स्कूल ने पेंटिंग्स करी। दिस इफोर्ट क्रिएटेड द वेव ऑफ पैट्रियोटिज्म अमॉन्ग्स द इंडियंस एंड रीस्टैब्लिश्ड द फॉरगॉटन इंडियन कल्चरल वैल्यूज़। और ये जो इफोर्ट किया बंगाल स्कूल ने, ये जो मेहनत लगाई बंगाल स्कूल ने, और इससे एक पैट्रियोटिज्म का भी एक लहर चला, जिससे कि हमारे राष्ट्र, जो हमारे राष्ट्र का होता है ना, इससे हमारे राष्ट्र के प्रति हमारा एक फीलिंग हुआ, पैट्रियोटिक फील हुआ। और इंडियंस ये इफोर्ट क्या किया, देश के लिए भी एक बहुत अच्छी फील, ये जो इफोर्ट था बंगाल स्कूल का, इस इफोर्ट से इंडियंस के माइंड में देश के प्रति भी एक जागरूकता महसूस हुई और इन्होंने भी देश प्रेम को समझा। एंड द कल्चरल वैल्यूज़ जो हमारी विलुप्त हो चुकी थी इन सारे इन्वेडर्स और ये ब्रिटिश रूल के कारण, वो भी धीरे धीरे ग्रो करने लगी और लोग समझने लगे, अपने वैल्यूज़ को, अपने कल्चरल वैल्यूज़ को वापस लाने की कोशिश की गई थी बंगाल स्कूल के द्वारा। दिस स्कूल स्टीर्ड द इमोशंस ऑफ नेशनल एंड इंस्पायर्ड द आर्टिस्ट। इस स्कूल ने इमोशन को भी जुड़ा रखा और नेशन के साथ जो इमोशन होती है वो भी जुड़े रखा, और आर्टिस्ट को इंस्पायर भी किया, ठीक है ना। जिसे कि भाई आप अपने इंडियन के कल्चर के हिसाब से पेंटिंग करो, न्यू टेक्निक से आपको सराहना मिल रही थी, क्योंकि पेंटिंग्स की जाती थी तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलने लगा फिर, तो इससे आर्टिस्ट का भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। अगला पॉइंट है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1907 विथ रिनाउंड पीपल एंड आर्ट लवर्स ऑफ बंगाल। द सोसाइटी हेल्ड आर्ट एग्जीबिशन एवरी ईयर। तो जो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट था, जो कि इस्टेब्लिश किया गया था बंगाल में, रिनाउंड पीपुल, बंगाल जो भी बहुत ही रिनाउंड पीपुल थे उस टाइम पे, और जो भी आर्ट लवर थे बंगाल में उस टाइम पे,
उन्होंने मिलके एक सोसाइटी का इस्टेब्लिशमेंट किया जिसका नाम था इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1907 में हुआ था। और ये सोसाइटी हर साल एक एग्जीबिशन हेल्ड करता था, ठीक है। फिर क्या होता था, दिस पेंटिंग्स वे प्रिंटेड इन द यूरोपियन जर्नल्स एंड स्प्रेड पॉजिटिव वेव्स इन इंडियन आर्ट, इट मेड द इंडियंस प्राउड ऑफ देमसेल्फ। और यहाँ की पेंटिंग यूरोपियन जर्नल्स में छपती थी, इससे एक पॉजिटिव वाइब होती थी क्रिएट। इंडियन आर्टिस्ट भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करते थे यहाँ पे, और प्राउड का मूवमेंट होता था इंडियंस के लिए, ठीक है ना, बिल्कुल होने वाला था। So Bengal School of Painting contributed a lot to the national freedom movement, and the Indian artists contributed their great efforts for the success of the movement. तो बंगाल स्कूल ने बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है नेशनल फ्रीडम मूवमेंट के लिए भी, देश प्रेम के लिए भी, देश भाव के लिए, और देश के पुराने जो कल्चरल हैं, ट्रेडिशन हैं, उनको भी बचाया और उन्हें भी री इस्टेब्लिश किया। तो ये जो सक्सेस मिला हमें मूवमेंट, ये जो नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में, और इन्हीं सब के कारण हमारा मूवमेंट जो है सफल हुआ, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट सफल हुआ हमारा, और हम लोग इस मूवमेंट को सफल बनाए मिलके। और इसलिए बंगाल स्कूल का बहुत ही ज़्यादा इसका कंट्रीब्यूशन रहा हमारे इस नेशनल मूवमेंट को सफल बनाने में, और हमारे कल्चरल वैल्यूज़ जो खो गई थी उसको भी वापस री इस्टेब्लिश करने में। तो अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिस्ट के बारे में बंगाल स्कूल के, जिन्होंने अपना बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया, ठीक है। उनमें से एक है अवनींद्रनाथ टैगोर, वॉज अ नेफ्यू ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर एंड इज एक्सेप्टेड एज द फर्स्ट पेंटर हु रिवाइटलाइज द नेशनल हेरिटेज इन द फॉर्म ऑफ आर्ट। अवनींद्रनाथ टैगोर नेफ्यू थे रविंद्रनाथ टैगोर के, और अवनींद्रनाथ टैगोर जो थे वो फर्स्ट पेंटर थे जिन्होंने नेशनल हेरिटेज को आर्ट के फॉर्म में लाया था। अवनींद्रनाथ टैगोर answered to the rising of स्वदेशी सेंटिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ पेंटिंग भारत माता। मतलब कि भारत माता का पेंटिंग किया गया, अवनींद्रनाथ टैगोर ने पेंटिंग किया भारत माता का, और इससे स्वदेशी सेंटिमेंट्स को इन्होंने आंसर किया, ठीक है ना, पेंटिंग के फॉर्म में। इन दिस पेंटिंग ए यंग वुमेन विच हैज़ 4 arms seems to be Hindu goddess holding Vedas, rice, mala and white cloth, implying that it is not just for religious reasons that all must unite for their country but also for the nationalistic purpose। तो इन्होंने भारत माता का एक पेंटिंग किया जिसमें एक वुमेन थी, और वो वुमेन अपने हाथ में वेद ली हुई थी, चावल ली हुई थी, माला था उनके एक हाथ में, और वाइट क्लॉथ भी था। ये सिर्फ रिलीजियस ही नहीं इम्प्लाई कर रहा था कि भाई ये गॉडेस हैं तो ये रिलीजियस से आप जोड़ो इसको, ये भी इम्प्लाई कर रहा था, ये फिगर जो था, ये पेंटिंग था, ये डिपिक्ट भी कर रहा था कि आप एकजुटता करो, यूनाइट करो अपने नेशन के लिए, अपने देश के लिए आप एक यूनाइट रहो, एकजुट रहो, ये भी जो पेंटिंग दर्शा रहा था, ठीक है ना। इट हेल्प्ड क्रिएट ए नेशनलिस्टिक फीलिंग अमॉन्ग द सिटीजन्स ड्यूरिंग द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस। और इस पेंटिंग से बहुत ज़्यादा एक नेशनलिज्म की वाइब चली, और लोग नेशनलिस्टिक फील करने लगे, और इंडिपेंडेंस के दौरान जो स्ट्रगल हो रहा था उसमें बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले किया इस पेंटिंग ने, लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ये पेंटिंग देख लेते हैं। ये भारत माता का पेंटिंग है, जैसे कि आप देख रहे हो, वाइट क्लॉथ है इसमें, ये वेद है, ये माला है, और ये राइस, ठीक है ना। तो ये पेंटिंग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था लोगों को नेशनलिस्टिक फील के लिए, और फाइट हम लोग कर रहे थे इंडिपेंडेंस के लिए, उसमें भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसफुल हुआ था ये पेंटिंग, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। द पेंटिंग बिकम सो रिलेटेबल डैट इट इनकरेज इंडियंस टू पार्टिसिपेट इन स्वदेश मूवमेंट। और ये भारत माता की जो पेंटिंग थी ये इतना ज़्यादा रिलेटेबल हुआ, इतना इन्फ्लुएंस किया कि लोग स्वदेशी मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए। गगनेंद्रनाथ टैगोर इन 1907 along with his brother Avanindranath he founded the society Indian Society of Oriental Art which later published the influential journal Rupam। जैसे कि अभी मैंने आपको कुछ ही देर पहले बताया था कि गगनेंद्रनाथ टैगोर यहाँ पे बात की जा रही है, अवनींद्रनाथ टैगोर मिल के ये इस्टेब्लिश की थी इंडियन ओरिएंटल आर्ट की सोसाइटी का, और फिर उसको उस सोसाइटी को लेटर पब्लिश किया गया जर्नल वगैरह जिसका नाम था रूपम। तो ये सब हुआ, ये इन आर्टिस्ट ने भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था, इसलिए इनके बारे में भी हम लोग पढ़ ले रहे हैं। Between 1906 and 1910, the artist studied and assimilated Japanese brush technique and the influence of Far Eastern art। और इन्होंने 1906 से 1910 के बीच में जापानी
जो टेक्निक होती है ब्रश टेक्निक, उसको सीखा इन्होंने और बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया, इसको स्प्रेड किया, जिससे कि बहुत ज़्यादा हेल्प मिला पेंटिंग्स को इन्फ्लुएंस में, ठीक है ना। गगनेंद्र नाथ टैगोर प्रिपेयर्ड ए कैरिकल्चर ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर, द पीस डिक्लेयर्ड इन पंजाब। और गगनेंद्र नाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ था उसके थीम पे इन्होंने एक कैरिकल्चर ड्रॉ किया और इसका नाम था पीस डिक्लेयर्ड इन पंजाब, ठीक है ना। इससे भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया गया, पेंटिंग्स के द्वारा लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया गया था उस टाइम पे। ओके, अब नेक्स्ट आती है दूसरे आर्टिस्ट हैं नंदलाल बोस। टू मार्क द 1930 occasion of Mahatma Gandhi arrest for protesting the British tax on salt, Nandlal Bose created a black on white lino cut print of Gandhi walking with a staff। तो 1930 के वो ओकेज़न था जिसमें गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया था ब्रिटिश के अगेंस्ट में, जो टैक्स और जो सॉल्ट का टैक्स था उसके खिलाफ में, ब्रिटिश के खिलाफ में गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया था और उसमें गांधी जी अरेस्ट हो रहे थे। तो उसी थीम पे नंदलाल बोस ने पेंटिंग बनाई थी। इट बिकेम द आइकॉनिक इमेज फॉर द नॉन वायलेंस मूवमेंट, और ये बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक इमेज बन गया जिसे ये नॉन वायलेंस दर्शाता है, क्योंकि इन्होंने भी बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट, गांधी जी को तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, ये हमेशा से पीसफुल प्रोटेस्ट किया इन्होंने और बिल्कुल ही इन्होंने नॉन वायलेंस के रास्ते पर चला। तो ये पेंटिंग बहुत ज़्यादा आइकॉनिक पेंटिंग थी और बहुत अच्छा एक मैसेज दे रही थी। ही पेंटेड द नेशनल लीडर्स एंड स्वराज मूवमेंट। नंदलाल बोस ने नेशनल लीडर्स को भी पेंट किया था पेंटिंग के फॉर्म में, स्वराज मूवमेंट की भी पेंटिंग्स की थी, एंड ऑल्सो डेकोरेटेड द कांग्रेस पंडाल सच एज हरिपुरा पंडाल। और बहुत सारे पंडाल वगैरह को भी इन्होंने डेकोरेट किया था। तो इनकी बहुत ज़्यादा भूमिका थी नेशनल मूवमेंट, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में। ओके, अब हम लोग आते हैं जो है नेक्स्ट, Amrita Shergill also prepared a version of Bharat Mata with another theme with more realistic eyes as a poor old lady wearing a worn out sari with a deep sorrow on her face। अमृता शेरगिल जो हैं ये भी एक आर्टिस्ट हैं और इन्होंने भारत माता का दूसरा वर्जन पेंट किया जिसमें और ज़्यादा इन्होंने क्लैरिटी दिखा कर पेंटिंग की, मोर रियलिस्टिक आइज़, मतलब आंखें जो थी और ज़्यादा रियलिस्टिक इन्होंने पेंट की। और इन्होंने ये शो किया था पुअर ओल्ड लेडी वियरिंग ए वर्न आउट साड़ी। एक पुअर गरीब जो है एक लेडी है जिन्होंने फटी हुई साड़ी पहनी हुई है विद डीप सॉरो ऑन हर फेस, और उनके चेहरे पे बहुत ही डीप सॉरो है, सैडनेस है। तो इन्होंने ये पेंटिंग पेंट करके दिखाई थी। अनदर नोटेड आर्टिस्ट श्री पूर्णा घोष also painted Bharat Mata rising from blue water of the sea wearing a blue sari with red border holding a sheaf of ripened paddy। और एक अनदर आर्टिस्ट हैं जिनका नाम है श्री पूर्णा घोष, इन्होंने भी पेंट किया था भारत माता को। इन्होंने जो थीम रखा था उसमें ब्लू साड़ी था जिसमें रेड बॉर्डर थी और भारत माता पानी से, वाटर से बाहर निकल रही थी और उन्होंने पैडी, राइपन पैडी का इन्होंने हाथ में लिया हुआ था, ठीक है ना, सेफ। तो ये रहा जितने भी आर्टिस्ट से लेके हमने पूरा डिटेल में देखा मॉडर्न ट्रेंड इन इंडियन आर्ट को, और मैंने कोशिश की कि समझ में आ जाए आप लोग को। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। एंड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे एंड वहाँ मैसेज कर देना, और नोट्स भी वहाँ से ले सकते हो आप। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, फ्रेंड के साथ शेयर करना, एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड